नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 11 बजे के समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। छत्तीसगढ़ की एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया और खुद को बताया शिव का स्वरूप, कहा कर लेंगे राम से मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे कमान। अखिलेश मैनपुरी में तो प्रियंका असम के धुबरी में करेंगी रैली। मेनका गांधी, जगदंबिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मेहलोत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। कांग्रेस आज कर सकती है अमेठी और रायबरेली पर अंतिम फैसला। दिल्ली नोएडा के कुछ स्कूल्स में बम की धमकी वाले ईमेल मिलने पर जांच शुरू। दिल्ली पुलिस ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, बच्चों को सुरक्षित घर भेजकर पुलिस ने स्कूल परिसरों को सुरक्षा घेरे में लिया। बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू का कहर जारी। कल बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे ज्यादा 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिकों और मजदूरों की मेहनत को नमन करने के लिए देश और दुनिया में कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। मौजूदा सीजन में पंजाब के मुकाबले चेन्नई का सफर बेहतर। तो चलिए समाचारों के सफर को और आगे बढ़ाते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। और इस बार 24 की चुनौती कुछ ऐसी हो चली है कि नेताओं की जुबान फिसल रही है। कहीं वो अति आत्मविश्वास में डूबे नजर आते हैं तो कहीं पे जबान फिसल जाती है। ताजा मामला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। भरी सभा में उन्होंने ऐसा कह दिया कि विवाद ही पैदा हो गया। दरअसल खड़गे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अपनी पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। तभी उन्होंने कह दिया कि उनका नाम शिव है और कुमार है और वो राम से मुकाबला कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है क्या? शिव कुमार डहरिया। शिव कुमार डहरिया। देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। शैलेंद्र मिश्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है शैलेंद्र आपका। मल्लिकार्जुन तो वाकई एक ज्योतिर्लिंग है, हम सभी जानते हैं, लेकिन शिव कुमार, मुझे लगता है शिव और कुमार दोनों शब्द को जोड़ नहीं पाए हो। शिव कुमार का तो अर्थ कुछ दूसरा होता है। भगवान शिव और राम में अब वो मुकाबला कराने उतर पड़े। लगता है बेसिक समझ नहीं है खड़गे साहब की। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि आप राजनीतिक तौर पर क्या कहना चाहते हैं, ये आपकी अपनी एक समझ हो सकती है, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के बयान आप क्यों देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो। और आप याद कीजिए मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियांक खड़गे, उन्होंने क्या बयान दिया था और उसको लेकर बहुत बवाल मचा था। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता क्या कहते रहे, पहले दिग्विजय सिंह हो या तमाम नेता हो, और इनके जो इंडी गठबंधन के सहयोगी है स्टालिन, उनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर क्या कहा था, जिस पर बीजेपी ने बहुत सवाल उठाया था। अब आप इस तरह से कह रहे हैं कि शिव और राम, तो ये आप कहना क्या चाहते हैं? या तो आपको सनातन की समझ नहीं है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बयान देना चाहते हैं, या तीसरी बात यह है कि आप जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि आप सम्मान नहीं करते, इसका मतलब
एक धर्म का, ये आरोप सामने आता है। तो निश्चित तौर पर ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से या एनडीए गठबंधन के किसी नेता की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए जिससे सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था पर एक चोट पहुंचती हुई दिखाई दी। और हमने देखा कि इसका एक पूरा सिलसिला रहा। एम.के. स्टालिन के बेटे, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे आप देखें, उन्होंने बयान दिया था और बहुत बवाल मचा था। उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। और समय समय पर जब इस तरह के बयान आते रहे तब कांग्रेस पार्टी चुप रही है। अब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह का एक हम कह सकते हैं कि ये गंभीर बयान नहीं है, ये एक हल्का बयान है। और ये आप इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं एक धर्म के लेकिन मानने शैलेंद्र वाले। खड़गे साहब तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये राम मंदिर का मुद्दा बार बार क्यों उठाया जा रहा है, ये हम समझना चाहेंगे। 2 फेज के मतदान हो चुके हैं, क्या कांग्रेस को वाकई लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसलिए बार बार वो इस चीज को उठाना चाहते हैं? भाई उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां पर जाता तो क्या वो मुझे मंदिर में घुसने देते। उसके बाद राहुल गांधी का बयान आता है कि भाई राष्ट्रपति जी को वहां पे बुलाया नहीं गया, वो आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए इस तरह के बयान बार बार कांग्रेस की तरफ से क्यों आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रपति की जो बात कही गई, हमने देखा कि चंपत राय उन्होंने खुद एक बयान जारी कर कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, सभी को आमंत्रित दिया गया था। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को शायद कहीं ना कहीं ये लगता है कि आमंत्रण के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने से एक तरह से कांग्रेस से एक बड़ा वर्ग नाराज है। और यही वजह है कि जब वायनाड में वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद किस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं, खत्म होने के बाद हम राहुल गांधी जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो पहले आप क्यों नहीं गए? जब आमंत्रण किया गया तब आप क्यों नहीं गए? और आपने तमाम वो बातें कही, अब आपको याद आ रहा है कि राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। तो कांग्रेस के एक धड़े को लगता है कि इससे एक डैमेज हुआ है, इससे एक नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को, राजनीतिक तौर पर भी उसकी एक भरपाई की जा सकती है कुछ ऐसे बयान देकर, कुछ ऐसे बहाने बनाकर। तो वो कांग्रेस पार्टी कुछ नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ये कहती है कि देखिए चुनावी भक्त है, जब चुनाव आता है तब शिव मंदिर चले जाते हैं राहुल गांधी और तमाम इस तरह के आप देखें कि आस्था के केंद्रों पर जाते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तब कोई तस्वीरें ऐसी नहीं आती। शैलेंद्र, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा इन तस्वीरों को, तो एक बार पहले शुरुआत में तो वो अपने प्रत्याशी का नाम पूछते हैं। तो पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रही कि क्या उनको अपने प्रत्याशी का नाम याद है या नहीं है। हालांकि वो छत्तीसगढ़ में एक जाना माना नाम है, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। तो क्या वाकई वो नाम भूल गए या फिर जानबूझकर दिखाना चाहते हैं और लोगों के सामने नाम जानबूझ करके पूछ रहे हैं और उसके बाद कमेंट करना था, इसलिए ये पहले से ही मतलब सजाया मंच था? देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम याद रखना चाहिए उम्मीदवार का। एक प्रैक्टिस होती है कि मंच पर जाने से पहले अगर ना भी पता हो तो पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ के उम्मीदवार कौन है, उनका नाम लेना होता है, उनसे परिचय भी हो जाता है एक संक्षिप्त। मान लीजिए कि वो नहीं भी हुआ हो, नाम भूल भी गए हो, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से नाम पूछकर और बयान देना, ये क्या दर्शाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इतने महत्वपूर्ण पद पर आप हैं कांग्रेस के और फिर भी आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, या फिर आपको ये एहसास नहीं है कि आपके बयानों से कितना बड़ा बवाल हो सकता है, आपके बयानों से जो आपके विरोधी दल है उसे किस तरह से आपको निशाने पर ले सकते हैं, आपकी पार्टी को निशाने पर ले सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं कोई एक अभी तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ऐसे में ये सवाल ज्यादा गंभीर हो जाता है। वरना एक फेहरिस्त रही है, इनके बेटे ने इस तरह के बयान दिए थे तब बहुत बीजेपी ने सवाल उठाया था। एम.के. स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म के बारे में तो बहुत आपत्तिजनक बातें कही थी, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उसका खंडन है, उसको आलोचना का कोई बयान सामने नहीं आया था। तो एक कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, बीजेपी ये कहती रही है। और यही वजह है कि हमने देखा कि सनातन के नाम पर जिस तरह के बयान आए हैं, बीजेपी ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को बार बार कटघरे में खड़ा किया है। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी इस तरह की बात करेंगे जिस पर बहुत सवाल खड़ा होता है कि आप हल्की फुल्की बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुकाबला हिंदू धर्म के 2 भगवानों के बीच होगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद। और शायद मल्लिकार्जुन साहब को ये खुद नहीं पता होगा कि भगवान शिव भगवान राम के बीच का संबंध है क्या। वो उनके स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं। मुकाबला तो शायद ही कभी करने की सोचें वो, लेकिन अब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए मल्लिकार्जुन साहब कहते हैं कि मैं शिव हूं, मेरे प्रत्याशी शिव कुमार हैं,
हालांकि शिव कुमार का मतलब तो भगवान कार्तिकेय होता है, शायद ये बात उन्हें भी नहीं पता होगी। शिव और कुमार को अलग अलग करके वो देख रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात में चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेंगे। पीएम मोदी आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करेंगे। अपने गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे पर वे 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीट्स को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीट्स पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी वो कवर करेंगे। पीएम मोदी की आज पहली सभा बनासकांठा में 3:30 बजे होगी। इस जनसभा में बनासकांठा और पाटड़ सीट के पार्टी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी जनसभा शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, महसणा लोकसभा सीट और बीजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। दिल्ली कांग्रेस में घमासान तेज होता जा रहा है। अरविंदर सिंह लवली के बाद अब कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों नसीब सिंह और नीरज बसोया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों पूर्व विधायकों ने उदित राज के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि इससे पहले अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जिन कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने दिल्ली के मैदान में उतारा है, उनका खुद पार्टी के भीतर ही विरोध होना शुरू हो गया। उदित राज जी को लेकर के खासा विरोध खुद पार्टी ही झेल रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक फर्जी वीडियो के मामले में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को तलब किया है। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। स्पेशल सेल ने भारतीय दंड संहिता की 153, 153A, 405, 468, 171G धाराओं के तहत नोटिस जारी किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। पुलिस सूत्रों की माने तो 8 राज्यों के 15 से ज्यादा लोगों को समन भेजा गया। इनमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। इस मामले में कल अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी का पीए और दूसरा आप कार्यकर्ता बताया जा रहा है। दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो किसी भी नोटिस से नहीं डरते। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री अब राजनीतिक फायदे के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करते रहे हैं और अब ऐसा वो दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए समाचार। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने SC, ST, OBC के हितों की हमेशा रक्षा करने की बात कही और इसमें बाद में फेरबदल किया गया। आइए सुनते हैं। हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था, वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि SC, ST, OBC के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी। लेकिन उन्होंने उसको फेक वीडियो बना करके समाज में भ्रांति फैलाने की बात की। और सबसे दुख की बात यह है कि यह तेलंगाना की इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के टेलीफोन से यह सोशल मीडिया में अपलोड हुआ।
किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर आपके खुद के मोबाइल से ये पोस्ट किया जाता है, आपके खुद के अकाउंट से पोस्ट किया जाता है, तो फिर जिम्मेदारी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। राजनेताओं को ये समझना चाहिए। और चुनाव का माहौल है, लगातार डीप फेक और फेक का जो न्यूज़ है उसके बारे में लगातार चुनाव आयोग भी लोगों से अपील करता रहा है, मीडिया से भी अपील करता रहा है कि जो भी ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब ऐसा मामला हुआ है, और वो भी गृह मंत्री के बयान को एडिट करके एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया है, जिसके बाद ये नोटिस जारी किए गए। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने नमो प्रचार फेरी अभियान चलाया। नमो प्रचार फेरी अभियान में हजारों लोग उनके साथ नजर आए। मुंबई में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। तो बता दें कि पीयूष गोयल साहब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो राज्यसभा से मनोनीत होते आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में कोरबा में चुनाव प्रचार करेंगे। इस सीट पर 2 महिला प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। एक तरफ बीजेपी की सरोज पांडे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योत्सना महंत। कोरबा से वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया और पहली बार सरोज पांडे दुर्ग की जगह इस बार कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहां का चुनावी संग्राम रोचक हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी हैं ज्योत्सना महंत। 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार तेज हो रही है। 2 चरण के चुनाव के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। अमित शाह आज कोरबा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना का रुख करेंगे, जहां पहले हुबली में उनका रोड शो होगा। इसके बाद धारवाड़ में जनसभा होगी और फिर आखिर में शाम को हैदराबाद में वो एक रोड शो का आयोजन करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच इस बार जंग और भी रोचक हो चली है। और आज शाम गृह मंत्री अमित शाह माधवी लता के पक्ष में रोड शो करने जा रहा है। हैदराबाद में AIMAI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर के प्रचार किया। बता दें कि इस बार उनके खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। हैदराबाद में चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में इस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जुटी है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कर्नाटक में बने हुए हैं और प्रचार को धार दे रहे हैं। आज भी खड़गे साहब कर्नाटक में ही हैं। देवतकल्ला, शोरापुर, रायचूर और कलबुर्गी में एक के बाद वो 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और अब बात हॉट सीट की। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी लोकसभा सीट्स हैं जिनका जिक्र आते ही आपके सामने गांधी परिवार की तस्वीर आ ही जाती है। ये बात अलग है कि अब तक अमेठी में बीजेपी का कब्जा है। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकस्त दे चुकी हैं और इस बार वो पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हैं। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी इस बार वायनाड के साथ साथ अमेठी में फिर से चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि अगर दोनों राजी होंगे तभी अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति पर सभी की नजरें टिकी हैं। रायबरेली को सोनिया गांधी ने सेहत का हवाला देते हुए टाटा बाय बाय कर दिया है। मसला यह भी है कि क्या मां की सीट पर अब बेटी प्रियंका को चुनाव लड़ाया जाएगा और उनके संसदीय पारी की शुरुआत होगी। दोनों ही जगह नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और नामांकन की अंतिम तारीख 3 मई यानी परसों। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 4 नए उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र से कांग्रेस ने भूषण पाटिल को टिकट दिया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सतपाल रायजादा का मुकाबला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में अपनी पत्नी और पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए एक के बाद एक 3 रैली करेंगे। पहली रैली रायनगर में होगी, उसके बाद बलरई और फिर धनुआ में जनसभा के जरिए अखिलेश साइकिल के चिन्ह पर वोट अपील करेंगे।
इससे पहले मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के समर्थन में जनसभा की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अतीत में संविधान के साथ क्या किया ये दोहराने की जरूरत नहीं। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस संविधान को अपना सामंती विरासत और सामंती सियासत समझती थी। को जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी ने 75 में क्या किया था, उसके बाद भी क्या किया, इसको किसी को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो समझते थे कि ये संविधान जो है इनकी सामंती विरासत है और सामंती सियासत है, वो करते रहे। और आज जो है वो फिर से एक बार शगुफा छोड़ा है, शगुफा वो टाइम फिश होगा। उत्तर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को पाने में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाती नजर आएगी। जब 400 पार जनता का आशीर्वाद से जाना है तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश ने तो कायाकल्प देखा है पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। 400 पार में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि हर बार 2014 हो 2019 हो यूपी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। राम मंदिर के दर्शन के लिए आज अनुराग सिंह ठाकुर अयोध्या में थे और ये बयान सामने आया है उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड को लेकर। इसकी बात प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि 2014-2019 को जो रिकॉर्ड बनाया था यूपी ने, उसको इस बार ध्वस्त होते हुए देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित समाज का अपमान अब कांग्रेस की पहचान बन चुका है। दलित समाज का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। जो शब्दावली तेलंगाना के एक एमएलए, कांग्रेस के एमएलए के भाई ने इस्तेमाल की है, जो टीवी चैनल्स पे आ रहा है कि वो माडिगा समाज जिसके लिए लगातार मोदी जी ने प्रयास किया है, बाकी की सरकारों ने नहीं किया, उनके विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है, ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है। दलित समाज को सचेत हो जाना चाहिए कि यदि गलती से इनको समर्थन आपने दे दिया तो ये आप ही का अधिकार काट कर इसको खत्म करके मुस्लिम समाज को, वोट बैंक को दे देंगे। लोकसभा चुनाव के आगामी यानी तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम लगातार जारी है। आज उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी रोड शो पे निकले हैं। उनके साथ वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी हैं। मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस के कन्हैया कुमार मैदान में हैं। पिछली बार मनोज तिवारी को भारी जनसमर्थन मिला था और इस बार भी वो दावा ठोक रहे हैं कि वो कांग्रेस के कन्हैया कुमार को भारी मतों से हराएंगे। सांसद और भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, डॉक्टर आशीष पटेल मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक नामांकन से पहले मेनका गांधी रोड शो कर सकती हैं, जो शास्त्री नगर स्थित उनके आवास से निकलेगा। नामांकन के बाद वो केश कुमारी कन्या इंटर कॉलेज के पीछे पार्किंग स्थल पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट ने महाराष्ट्र के ठाणे में कल्याण से अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ठाणे से नरेश म्हस्के को उम्मीदवार बनाया गया है। नरेश ठाणे महानगर पालिका के पूर्व मेयर रह चुके हैं। कल्याण से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और कल्याण से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। उधर महाराष्ट्र की सीमा से लगे कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट भाजपा कांग्रेस के लिए अब नाक का सवाल बन गई है। बेलगाम से भाजपा के जगदीश शेट्टार चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से मृणाल हेब्बलकर किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं बेलगाम के राजनीतिक समीकरण, देखिए बेलगाम से चुनावी जमीन से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सीमा से लगी कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा क्षेत्र राज्य की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। फिलहाल इस सीट पर 2004 के लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। कभी ये सीट
कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। साल 1991 के लोकसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे घटते जनाधार के साथ कांग्रेस कमजोर हो गई और उसके हाथ से ये सीट निकल गई। इसके बाद से बीजेपी यहाँ मजबूत हो गई। बेलगाम लोकसभा सीट के अंतर्गत करीब 22,19,000 आबादी रहती है। इस पर कुल 15,81,000 मतदाता हैं, जिसमें 8,70,000 पुरुष और 7,70,000 महिला मतदाता शामिल हैं। इस क्षेत्र की लगभग 59% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, जबकि 41% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ एससी आबादी 9.74% है और एसटी समुदाय की आबादी 7.03%। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेलगाम लोकसभा सीट से कुल 13 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को बेलगाम लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। 68 वर्षीय शेट्टार, जो एक अनुभवी आरएसएस नेता माने जाते हैं, उनके पास बीकॉम और एलएलबी की डिग्री है। वे हुबली बार में 20 साल तक प्रैक्टिस करने वाले वकील रहे हैं। शेट्टार 6 बार विधायक रहे और जुलाई 2012 से मई 2013 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। And now there is no credibility for the Congress in Karnataka. Corruption is going on, law and order maintenance is not very weak. So people's confidence in Congress government is almost coming down. So here also in Belgavi, there is no credibility for the Congress party in Belgavi district. And I think who are the contesting, but here BJP is strong, our workers are strong, our leaders are strong. कांग्रेस के मृणाल हेब्बलकर, जिन्हें बेलगाम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, वे कर्नाटक के महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बेटे हैं। मृणाल हेब्बालकर को स्थानीय निवासी होने का अतिरिक्त लाभ है और वे पंचमसाली समुदाय से हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार को गोकक विधायक रमेश जारकीहोली और अराभावी विधायक बालचंद्र जारकीहोली से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की जो योजना जो आते, हर एक सांसद के क्षेत्र में जो आते, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और दूसरी बात तो हम बेलगाम के रहवासी जो भी है, हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि हमारा बेलगाम का वेदर हो, हमारा यहाँ का जो सबसे फेमस हो, यहाँ का फाउंड्री हो, यहाँ का टूरिज्म हो, यहाँ का वेस्टर्न घाट का जो फॉरेस्ट एरिया है। और हमारा बेलगाम क्यों लकी है, क्योंकि हमको 2 स्टेट का बॉर्डर शेयर करना पड़ता है और 2 स्टेट्स का भी कल्चर हमको मिक्स होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बेलगाम के लिए जो भी चाहिए वो यहाँ का पल्स मैं जानता हूँ, यहाँ का पल्स के हिसाब से काम करना मुझे बेहतर आता है, मैं बताता हूँ। इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस सीट से सबसे पहले कांग्रेस के बलवंत राव दातार सांसद बने। 1962 में बलवंत राव दातार दोबारा संसद पहुँचे। 1963 में कांग्रेस से हेमानंद कौजलगी ने जीत दर्ज की। 1967 में कांग्रेस ने NM नबी साहब पर भरोसा जताया और वे जीत कर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1971 और 1977 के चुनाव में कांग्रेस के अपयप्पा कोटरा शेट्टी यहां से लगातार 2 बार सांसद बने। फिर 1980, 84, 89 और 1991 में कांग्रेस के षणमुखप्पा सिडनाल लगातार 4 बार सांसद बने। 1996 में कांग्रेस के गढ़ में जनता दल के शिवानंद कौजलगी ने सेंध लगा दी और सांसद बन गए। इसके बाद 1998 में बाबा गौड़ा पाटिल भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 1 साल बाद ही 1999 के लोकसभा चुनाव में अमर सिंह पाटिल ने जीत दर्ज की और कांग्रेस ने वापसी की। लेकिन 2004 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से इस सीट को छीन लिया और सुरेश अंगड़ी सांसद चुने गए। फिर 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में सुरेश अंगड़ी ने लगातार जीत दर्ज की। 2021 के उपचुनाव में मंगला अंगड़ी यहां से सांसद चुने गए। बेलगावी सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जहां एक और कांग्रेस के मृणाल हेब्बालकर नए दौर के कर्नाटका का एक विजन लेकर सामने चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जगदीश शेट्टार, जो कि बीजेपी के टिकट से सामने हैं, वो भी अपने पूरे कार्यकाल के साथ साथ केंद्र में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, बेलगामी। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में झारखंड के सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी संसदीय क्षेत्रों में चुनावी परिदृश्य साफ हो गया है। नाम वापसी के बाद 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए चौथे चरण में 45 उम्मीदवार चुनावी दंगल में डटे हैं।
चौथे चरण में देश के अन्य हिस्सों के साथ ही झारखंड के सेभूम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन वापसी का समय और तिथि बीतने के बाद राज्य की 4 लोकसभा सीटों के लिए कुल 45 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब चुनावी रणक्षेत्र में सेभूम में 14, खूंटी में 7, लोहरदगा में 15 और पलामू लोकसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवार शेष बचे हैं। 14 7 21, फिर उसके बाद 15 36, फिर 9 45 टोटल उसका वो कितना बताया था? लोहरदगा में आपका 15 बचा हुआ, अभी 15 कैंडिडेट फाइनल है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सेभूम लोकसभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी के अलावा कुल 14 प्रत्याशी चुनावी शह और मात के खेल में भाग्य आजमाने को तैयार है। 13 मई के मतदान को लेकर प्रशासन भी तैयार है। नामांकन वापस लेने वाले कैंडिडेट की संख्या 0 है, तो 14 अभ्यर्थी हैं जिनका निर्वाचन लड़ने के लिए नाम अभी स्वीकृत है। हम क्रमवार सभी का नाम और उनका संबद्ध दल आपको बता देते हैं। गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी, जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इधर एसटी रिजर्व लोहरदगा संसदीय सीट पर नाम वापसी के बाद अब कुल 15 उम्मीदवार रह गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि चुनावी मैदान में 3 राष्ट्रीय दल, 4 पंजीकृत मान्यता प्राप्त और 8 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, जिनके बीच चुनाव चिन्ह का वितरण कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो तैयारियां होनी है वो अंतिम चरण में है, तो हम लोग होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाताओं को फैसिलिटेट कर पाएंगे तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एसटी के लिए आरक्षित खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 7 प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी, जिसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी हैं, जबकि 4 निर्दलीय तथा क्षेत्रीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नाम वापसी की तिथि और समय बीतने के बाद सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। इस प्रतिष्ठित सीट पर केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा के बीच मुख्य मुकाबले के आसार हैं। टोटल 7 कैंडिडेट में नाम वापसी 0 रहने के बाद 7 ही फाइनल कैंडिडेट रहे और सभी को आज प्रतीक चिन्ह भी अलॉट किया गया। फाइनल आज के दिन हम लोगों ने लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फाइनल कर दिया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा सीट के लिए इस बार भाजपा के बीडी राम और राजद की ममता भुइयां समेत 9 उम्मीदवार ताल ठोकते दिखेंगे। महेंद्र बैठा जी 5वें नंबर पे, ममता भुइयां की जो राष्ट्रीय जनता दल की है उनको लालटेन मिला है। झारखंड में इन 4 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी विषाद बीत चुकी है। 24 की चुनौती को पार लगाने के लिए प्रत्याशियों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। अब 13 मई को करीब 65 लाख भाग्य विधाता इन उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे, जिसका खुलासा 4 जून को मतगणना के साथ होगा। झारखंड में इन 4 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी विषाद बिछ चुकी है। 24 की चुनौती को पार करने के लिए उम्मीदवारों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। अब 13 मई को करीब 65 लाख भाग्य विधाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसका खुलासा 4 जून को हो सकेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा देश है जहां रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असम में एक छोटी सी जगह है खूबसूरत रेशम के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। इस शहर को पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये असम के कामपुर जिले का सुआलकुची शहर है। सुआलकुची 7 मई को मतदान के लिए तैयार है और अपनी आवाज भी सुनाने को तैयार। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे सुआलकुची में आपका स्वागत है। ये उत्कृष्ट असम रेशम उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदरता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। परंपरागत रूप से इस क्षेत्र के बुनकर छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत उपयोग या स्थानीय बाजारों के लिए कपड़े तैयार करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में व्यावसायीकरण ने जोर पकड़ लिया है। रेशम के धागे की बढ़ती लागत ने कई पारंपरिक बुनकरों को मजदूरी कमाने वालों के रूप में क्लस्टर कारखानों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है। सुआलकुची 7 मई को मतदान के लिए तैयार है और अपनी आवाज को सुनाने के लिए भी तैयार है। ये जो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं, फ्रॉम मेडिएवल असम से ये चल रहा है। वो हैंडलूम प्रोडक्ट है। अभी भी हम लोग पावरलूम तक नहीं गए। वीवर्स आर डूइंग ए गुड। तो ये चाहिए उन लोग को यार्न बैंक चाहिए। यार्न बैंक होने से क्या होगा, ये सब्सिडी में यार्न मिलेगा। यार्न का बढ़ रहा है दाम।
इन चुनौतियों के बीच राज्य सरकार द्वारा सुआलकुची रेशम उत्पादों के लिए आधिकारिक ट्रेडमार्क की घोषणा नकली सामानों से निपटने और इस सदियों पुराने शिल्प की अखंडता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त रेशम धागा बैंक की शुरुआत धागे की लागत में उतार चढ़ाव के बोझ को कम करने का वादा करती है, जिससे बुनकरों को उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों तक पहुंच मिलती है। सरकार से हम डिस्काउंट में पार्ट मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, ये तो बड़ा बात होगा। सरकार से हम विनती करता है कि वो हमारा पास एन बैंक चाहिए, एन बैंक से ज़्यादा कवर करना चाहिए ज़्यादा लोग को, लेकिन एन बैंक का जो लोग है स्पेशली सुआलकुची में रहता है, सुआलकुची के आसपास जो एरिया है वो भी इंक्लूड करना चाहिए। सुआलकुची को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बुनाई की अपनी सदियों पुरानी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। सुआलकुची में बुनाई की कला समुदाय, धर्म और लिंग की दीवार को नहीं मानती। यहाँ कई घरों में पुरुष और महिलाएं दोनों बुनाई के काम में जुटे हैं। ये बुनकर संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, सुआलकुची, असम। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की मतदान की तारीख में संशोधन किया है। पहले यहां पर 7 मई को चुनाव होना था, लेकिन अब यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला खराब मौसम और मतदाताओं की परेशानियों को समझते हुए लिया। उधर बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 81% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को इन 6 मतदान केंद्रों में से 4 पर मतदान पूरा होने से पहले ही अज्ञात व्यक्तियों ने ईवीएम और वीवीपैट को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद कल 6 सीट्स पर फिर से मतदान कराया गया। और अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें, तीसरे चरण में गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। खास बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के सीआर पाटिल ने लोकसभा चुनाव 2019 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। सीआर पाटिल को 9,72,739 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के धर्मेश भाई पटेल को सिर्फ 2,83,071 वोट ही मिले थे। जीत का अंतर 6,89,668 का रहा था, यानी विजेता उम्मीदवार को 74.4% वोट मिले, जबकि जीत का अंतर 52.8% रहा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 24 की चुनौती में आज फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों पर अब नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल्स में आज सुबह धमकी भरे ईमेल और कॉल्स आए, जिनकी जांच लगातार की जा रही है। पुलिस के मुताबिक करीब 4:15 बजे सुबह कई जगह एक ही कंटेंट ईमेल किया गया है। इसके बाद एहतियात के तौर पर स्कूल परिसरों को खाली करा दिया गया है। सभी बच्चों को घर भेजा गया है, चेकिंग कराई गई है। चार बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है
और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और इस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। वहीं डीपीएस नोएडा के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में बम होने का ईमेल आया था, जिसके बाद तमाम अथॉरिटीज से बात करके स्कूल को खाली करा दिया गया है। मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। अग्निशमन अधिकारी जेबी सिंह ने कहा कि मदर्स मैरी स्कूल मयूर विहार से बम के संबंध में कॉल मिली थी, वहां पर चेकिंग की गई है लेकिन फिलहाल कुछ नहीं मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि एक फर्जी कॉल थी। मौके पर दमकल की एक गाड़ी, बम निरोधक दस्ता और दिल्ली पुलिस फिलहाल मौजूद है। बम की कॉल मिली थी सर, क्या चल रहा है अभी अंदर? पूरा चेकिंग कर लिया है, बॉक्स कॉल है, कुछ नहीं मिला और बम स्क्वाड है और पुलिस का वो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंच रही हैं। उनके दौरे से पहले अयोध्या में तैयारियां की जा रही हैं, जहां वो श्री राम लला के दर्शन और पूजन करेंगी। उससे पहले वह हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला की आरती में भी शामिल होंगी। फिर शाम को सरयू पूजन और आरती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति यहां रामलला के दर्शन कर आरती में शामिल होंगी और उनके आगमन पर अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर के राम मंदिर और सरयू तट पर आधुनिक हथियारों से लैस जवान जगह जगह तैनात हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के बाद कहा कि हमारे पास मोदी के द्वारा किए गए काम है, काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां एक अनार और 100 बीमार हैं। उन्होंने कहा कि निमंत्रण मुद्दे पर विपक्ष का चेहरा ही बेनकाब हो गया है। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी स्पष्ट दी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपनी काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची, लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब न्यास के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज नौसेना के नए उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। नौसेना के उप प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कृष्णा स्वामीनाथन ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। एक तरफ पहाड़ों पर बेमौसम बर्फबारी और बारिश से बाढ़ के हालात बन रहे हैं,
तो दूसरी तरफ बढ़ता तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं के कहर ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा सभी भीषण लू की स्थिति से जूझ रहे हैं। बात करें बंगाल की तो यहां सामान्य तापमान से सबसे अधिक अंतर पश्चिमी बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे ज्यादा तापमान दिखा। 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। औसत से ये 10.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। कोलकाता भी इससे अछूता नहीं रहा। पश्चिम बंगाल के दमदम और उलुबेरिया सहित शहर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित पैरागोड़ा में तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के फॉप्सगंज में तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह से तेलंगाना में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। रामागुंडम में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ओडिशा के 28 शहरों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया, जबकि बारीपाड़ा में 44.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। ओडिशा के आंतरिक इलाकों, उत्तर तटीय इलाकों और दक्षिण ओडिशा के आंतरिक इलाकों के लिए अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। It is reported 41 degrees Celsius and more, and Baripada in the district of Mayurbhanj reported 44.8 degrees Celsius. That is the highest maximum temperature realized during last 24 hours, and we have issued red alert during next 3 days. Red alert for the district of interior Odisha, even north coastal Odisha and part of south interior Odisha, and rest of the district of Odisha will have orange alert. गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही देश में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी अब जगह जगह मिट्टी के बर्तनों की दुकानें नजर आ रही हैं। लोग मटके, सुराही और मिट्टी के दूसरे बर्तन खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारीगरों ने डिजाइनर बर्तन भी पेश किए हैं। आपको दिखाते हैं जयपुर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गांव की मिट्टी इन दिनों शहरों में खूब महक रही है। परंपरागत वस्तुओं का अपना एक अलग क्रेज होता है जो कभी विलुप्त नहीं हो सकता। इन्हीं में देखें तो प्राचीन समय का फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के बर्तन भीषण गर्मी में फिर चर्चाओं में हैं। बाजार में जगह जगह छोटी मटकियां, घड़े और सुराही रखी दिखाई दे रही हैं। इन दिनों गर्मी में मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी बढ़ गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले तकरीबन 30% का इजाफा भी मिट्टी के बर्तनों के दामों में देखने को मिल रहा है। गर्मी में ठंडा और साफ पानी पीने की चाहत में लोग मिट्टी के घड़े और बोतल खरीद रहे हैं। गर्मी आ गई है। गर्मियों में मिट्टी के बर्तन, जो मटके पानी के बर्तन होते हैं, उनका सीजन आ गया है तो चालू हो गए हैं। सभी तरह के मटके मिलेंगे हमारे पास। सबसे छोटा मटका ये आता है, ये साइज़ का नॉर्मल 4 लीटर के लगभग पानी आता है इसमें। इससे बड़ा फिर आप 6 लीटर का, 8 लीटर का, 10 लीटर का जैसा लेना चाहो। और बाहर से मटके आ रहे हैं, गुजरात से भी मटके आ रहे हैं और सीकर से भी मटके आ रहे हैं। सभी तरह के मटके आ रहे हैं, डिजाइन वाले, सिंपल। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्र में भी मिट्टी के घड़ों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में लगातार मिट्टी के बर्तनों की मांग को देखते हुए बर्तनों को बनाने वाले कारीगरों ने इन बर्तनों को बनाने में कई बदलाव किए हैं। बाजारों में मेहंदिया, कलेर, वालिदाद, उसरी, परासी सहित अन्य बाजार में मिट्टी के घड़े अधिक बिक रहे हैं। गर्मी के दौरान काफी लोग फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए बाजारों में मटकों को विभिन्न डिजाइनों में बनाया गया है, जो पानी ठंडा रखने के साथ ही आकर्षित भी करते हैं। अब इन मिट्टी के बर्तनों को समय की मांग। बीजेपी में एक और सदस्यता ग्रहण करते हुए रूपाली गांगुली, जो कि एक अभिनेत्री हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से।
उनके साथ कुछ और लोगों को भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। आप देख रहे हैं भाजपा मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती हैं। आज भी नई कीमतें जारी हुई हैं। मई के महीने में कमर्शियल सिलेंडर में 19 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम अब भी स्थिर हैं। लगातार दूसरे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। आज से राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1745 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 1698 रुपये, कोलकाता में 1859 रुपये और चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1911 रुपये हो गई है। और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। ईमेल है उसमें काफ़ी जो बातें लिखी हैं, काफ़ी डराने वाली बातें, अभिभावकों में एक तरह से भय का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। अभिभावकों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहिए? वो ठीक है, कुछ फोर्सेस हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। एमएचए की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भरोसा दिलाते हुए कि जिन दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में ईमेल्स के जरिए आज बम की खबरें आई थीं, अब सुरक्षा पूरी कर ली गई है। कहीं भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है और सभी को सुरक्षित रहने की हिदायत भी देते हुए ये भी कहते हुए कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। दोनों टीमें चेन्नई में भिड़ेंगी। अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज चेन्नई ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत मिली है। दूसरी ओर पंजाब किंग्स को 9 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल हुई है और ये टीम तालिका में 8वें स्थान पर काबिज है। यहाँ के मैच में जहाँ चेन्नई की कोशिश जीत के साथ 3 शीट्स में पहुँचने की होगी, तो पंजाब की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति सुधारना चाहेगी। फिलहाल समाचारों के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि गर्मियों में परेशान जो बीमारियां आपको परेशान करती हैं, उनसे आप कैसे बचें और किन बातों का ख्याल रखें। गर्मियों के मौसम में आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।